लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाए कि आपकी एक प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त। और मैंने आपको हमारी स्टोरी ऑफ इस लव में अब तक सुनाया था कि जो हमारी युक्ति होती है वो कुल्की की वजह से कितनी ज़्यादा गुस्से में होती है। बहुत ज़्यादा गुस्से में होने की वजह से वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसकी दादी जो है वो बार बार डोर को नॉक कर रही होती हैं, बोलती हैं बेटा दरवाज़ा तो खोल, बट युक्ति जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलती। और काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो जब डोर खोलती है तो दादी अब युक्ति की ओर देखती है, उससे बोलती है बेटा ये सब क्या है, तूने खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्या हो गया ऐसा। युक्ति अपनी दादी से कहती है नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है, यूँ ही। तो जो उसकी दादी है ना उसकी कमरे का हाल देखती है ना तो उससे बोलती है तू कह रही है कुछ नहीं हुआ, तो तूने अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है। तो युक्ति बोलती है दादी कुछ नहीं हुआ, आप चाहे यहाँ से। तो दादी बोलती है नहीं, जब तक तू मुझे बताएगी नहीं कि अगर क्या बात है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो युक्ति जो और अपनी दादी से बोलती है दादी प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे मुझे इस वक्त अकेला रहना है। तो दादी बोलती नहीं मुझे बता क्या बात है। तो उसकी दादी ना सिर्फ उससे ना बार बार ज़िद कर रही होती हैं। तो युक्ति को एकदम से ना गुस्सा आ जाता है और वो जोर से अपनी दादी को ऊपर चिल्लाती है दादी प्रॉब्लम क्या है आपकी, मैं आपसे कह रही हूँ ना आप यहाँ से जाइए, क्यों नहीं समझ रही हैं आप, मुझे अकेला रहना है, नहीं ज़रूरत है मुझे किसी की, चली जाइए यहाँ से। तो इस तरह से जब चिल्ला के वो अपनी दादी से बोलती है ना तो उसकी दादी जो है वो युक्ति को देखती रह जाती है। उन्हें हालांकि अपनी बेटी की इस तरह की बातों से ना बुरा ज़्यादा नहीं लगता, बिकॉज उन्हें युक्ति का नेचर पहले से ही पता था। और ये पहली बार नहीं हो रहा था जब युक्ति अपनी दादी के ऊपर चिल्ला रही थी, इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुकी थी। तो उसकी दादी जो है वो वहाँ से चली जाती हैं और युक्ति से एक सवाल भी नहीं करती। तो अपनी दादी को जाते हुए देखकर जो युक्ति है ना वो एकदम एक गहरी सांस लेती है और कहती है ओ शिट यार ये मैंने क्या कर दिया फिर से। तो ऐसा कह के ना वो अपने सर में हाथ फेर दिया और फिर उसके बाद वो अपनी दादी को रोकती है, कहती दादी प्लीज़ रुकिए। तो दादी जो है ना वो नीचे तक पहुंच गई होती है। तो कहती दादी प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। तो दादी रुक जाती हैं। तो दादी बोलते क्या है, अब क्यों रोक रही है मुझे, तूने कहा था कि वहाँ से चली जाओ, तो मैं चली आई। तो युक्ति बोलते दादी दादी आई एम सॉरी, देखिए आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके ऊपर चिल्लाया, वो मैं कुछ परेशान थी तो इसलिए, पर आप जिद क्यों कर रहे थे मुझसे बार बार जानने की। तो दादी बोलती बेटा तू मेरी बच्ची है, तू जानती है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझे तकलीफ़ में देख के मुझे भी तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुझे आखिर क्या हुआ है, क्यों तूने वो गाड़ी चला दी, क्यों तू खुद को इस कमरे में बंद करके बैठी, ये सारा सामान तूने बिखेरा हुआ है, प्लीज़ मुझे बताना आखिर क्या हुआ है, तुम परेशानी तो मुझसे शेयर कर। तो युक्ति जो है वो अपनी दादी से बोलती दादी देखिए हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ परेशान थी लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जानती हैं ना कि मैं बहुत काबिल हूँ, तो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास होता है, मैं हर प्रॉब्लम से लड़ सकती हूँ ना। तो दादी बोलती है मुझे पता है तू बहुत काबिल है, लेकिन बेटा कुछ बातें हमसे शेयर भी कर लेनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। तो युक्ति बोलती है नहीं दादी उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए, ठीक है ना, मैं भी जाती हूँ। तो ऐसा बोल के युक्ति जो अपने रूम में चली जाती है। उसकी दादी जो है वो युक्ति को देखती रहती हैं और वो भी अपने रूम में चली जाती हैं। केवल जो युक्ति होती है वो अपने कमरे में तो चली जाती है, पर उसके दिमाग में बार बार वही सारे सीन्स, वही सारी बातें, सब कुछ घूम रही होती हैं जो कि गुल्की ने उसके साथ किया होता है। युक्ति को ना चैन नहीं पड़ रहा होता, उसको एक आग सी लगी होती है उसके दिल में, उसके जहन में बार बार गुल्की का चेहरा आ रहा होता है, और जिसकी वजह से उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो अपने जो तकिए वगैरह होते हैं उनको ऐसा फेंक रही होती है। और उसके बाद अपने बालों में हाथ फेरते हुए ना वो अपना मोबाइल उठा दिया और उसमें से अपने उसी ड्राइवर का नंबर निकाल दिया जिसकी वजह से सारा कांड हुआ था, यानी कि वही जिसने एक्सीडेंट किया था। तो उसको कॉल कर दिया। तो जो ड्राइवर जैसे ही युक्ति का नंबर देखता है ना वो झट से फ़ोन उठा लेता है और कहता है नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग मैडम। तो जब ऐसा बोलता है ना तो युक्ति उससे बोलती है सुनो तुम्हें मेरा एक काम करना है। तो बोलती जी मैडम बोलिए ना कौन सा काम करना है। तो उससे बोलती है अगर तुम्हें अपनी जॉब वापस चाहिए तो वो लड़के जिसने आज रोड पे वो तमाशा खड़ा किया था मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, मैं तुम्हें सिर्फ कल शाम तक का वक्त दे रही हूँ, कल शाम तक मुझे उसका नाम पता सब कुछ, उसके घर में कौन है क्या है, वो क्या करती है क्या कर नहीं करती है, सब कुछ जानना है, समझ गए ना। तो वो जो ड्राइवर है वो कहता है मैडम बट मैं शाम तक उसको, मतलब मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, इतने बड़े शहर में उसके बारे में कैसे पता करूँगा। तो व्यक्ति बोलती है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अगर अपनी जॉब वापस चाहिए तो मुझे कल शाम तक उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, अगर नहीं ला सकते तो अपनी जॉब तो तुम भूल ही जाओ, समझ गए ना। तो ऐसा बोल के ना वो युक्ति है ना वो कॉल कट कर देती है। तो जो ड्राइवर होता है वो कहता है हे भगवान, ये मेरी मैडम भी ना, अब ये क्या नहीं मुसीबत है, उस लड़की के बारे में मैं कहाँ से पता करूँ, पर करना तो पड़ेगा ना बेटा, अगर तुझे अपनी नौकरी वापस चाहिए तो करना पड़ेगा।
तो ऐसा सोचते हुए ना वो जो ड्राइवर होता है फिर वो अपने काम पे लग जाता है। इधर जो हमारी युक्ति होती है वो फ़ोन साइड में रखे ना गुल्की के बारे में सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। और सुबह होते ही वो अपने ऑफिस जाती है। तो जैसे ही वो ऑफिस जाती है ना उसमें एंटर करते ही वो देखती है कि उसके ऑफिस में कई सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उनको देखते हुए युक्ति जो है वो अपने कैबिन की तरफ जा रही होती है। तो वहाँ पे उसका जो मैनेजर होता है वो खड़ा होता है। तो कहता है गुड मॉर्निंग मैम। तो जैसे उसको मैनेजर को देखती है उससे बोलती है ये सब लोग कौन है, क्यों, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैनेजर बोलता है मैम आप ही ने तो कहा था ना आपको एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो ये सब उसी के लिए आए हैं इंटरव्यू के लिए, आपको याद नहीं है। तो क्यों बोलती है इंटरव्यू, ओह अच्छा, हाँ ठीक है, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, मैं तुम्हें बता दूँगी ना, एक एक करके भेज देना, ठीक है ना। तो मैनेजर बोलता है जी मैम। उसके बाद युक्ति जो होती है वो अपने कैबिन में चली जाती है और अंदर जाने के बाद ना वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है ओ गॉड, इस लड़की ने सब दिमाग ख़राब किया हुआ ना कि इसकी वजह से मैं अपने सारी ज़रूरी काम भी भूल रही हूँ, मुझे ये तक याद नहीं कि मुझे इंटरव्यू भी लेना था। तो ऐसा बोल के ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर गहरी सांसें लेते हुए ना अपनी चेयर पर बैठ जाती है और फिर कॉल करती है अपने मैनेजर को। धीरे धीरे फिर वो सभी का इंटरव्यू लेती है और सबका इंटरव्यू लेने के बाद भी उसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलता जो उसकी इस पोस्ट के लायक हो। तो इसी तरह से युक्ति का सारा दिन बीतता है ऑफिस में और शाम को जब वो अपने घर वापस जाती है तो उसे उसके ड्राइवर का कॉल आता है। तो युक्ति जो कॉल रिसीव करती है और उससे बोलती है बोलो क्या पता किया उस लड़की के बारे में। तो ड्राइवर बोलता है मैडम वो लड़की, उस लड़की का नाम गुल्की है, गुल्की शर्मा, और वो कोई ज़्यादा बड़ी तोप नहीं है जितनी वो कल बन रही थी। तो युक्ति बोलती है मतलब। तो बोलता है कि मैडम वो एक मामूली सी लड़की है मिडिल क्लास फैमिली से, और वो है ना हमारे वो सर, वो क्या नाम है उनका, विशाल साहनी सर, उनकी कंपनी में वो छोटी सी अकाउंटेंट का काम करती है और कुछ नहीं, ज़्यादा कोई बड़ी हस्ती नहीं है वो मैडम। और उसके घर में ज़्यादा लोग नहीं है, उसकी माँ है और एक छोटी बहन है जिसको कैंसर है। तो एक तो बोलती है क्या, तो बोलता है हाँ मैडम उसकी छोटी बहन को कैंसर है, और इतना ही पता किया है मैंने उसके बारे में, और कुछ था नहीं पता करने लायक। तो युक्ति बोलते हैं ठीक है। तो ऐसा बोल के युक्ति जो है ना वो कॉल कट करने वाली होती है। तो ड्राइवर बोलता है मैडम वो। तो युक्ति बोलती क्या। तो बोलता है मैडम वो आपने कहा था ना मेरी नौकरी। तो बोलते हैं ठीक है कल सुबह आ जाना। तो ऐसा बोल के युक्ति जो है ना कॉल कट कर देती है और कॉल कटने के बाद युक्ति के चेहरे पे एक स्माइल होती है। खैर अगले दिन जो युक्ति होती है ना वो अपनी गाड़ी में बैठ के विशाल साहनी की कंपनी में जाती है और विशाल साहनी से कुछ बातचीत करती है। और उसके बाद जो उसके ऑफिस से बाहर निकलती है ना तो उसके कुछ ही देर बाद जो गुल्की है वो काम पर जल्दी जल्दी भागते भागते आती है। तो उसकी जो कलीग है ना उससे कहती है कि अरे गुल्की क्या हुआ इतनी लेट, टाइम देख रही है तो कितना हो रहा है, तुझे पता है ना अगर बॉस को पता लगा तो वो कितना चिल्लाएंगे। तो गुल्की बोलती है क्या करूँ यार, वो यार कुछ बहुत ज़रूरी काम था इसकी वजह से लेट हो गई, क्या करती मैं। खैर बॉस आए तो नहीं अभी। तो बोलती बॉस कब के आ गए। तो वो ऐसा बोल ही रही होती है तभी जो उनका बॉस होता है यानी कि विशाल साहनी वो उनके पास आता है। तो उनको देखते ही जो गुल्की है ना वो कहती है गुड मॉर्निंग सर। तो जो विशाल साहनी है उससे बोलता है ये क्या टाइम है आने का, जब ऑफिस का टाइम नहीं पता है कि कितने बजे आना है कितने बजे नहीं। तो उनकी बोलती है हम सॉरी सर वो कुछ काम आ गया था इसलिए, कल से पक्का मैं टाइम पर आऊँगी, बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो जब वो ऐसा बोलते ना तो विशाल साहनी बोलता है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मिस गुल की, कल से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुल की बेचारी कुछ समझ नहीं पाती और उससे पहले उसका बॉस से बोलता है ये लो ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है, अपनी सैलरी लो, कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुल की जब ये सुनती है ना तो उस टर्मिनेशन लेटर को देख के वो तो हैरान रह जाती है। कहती है सर ये आप क्या कह रहे हैं, आप मुझे ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं, वो भी एकदम से, मैं जान सकती हूँ क्यों, मैंने क्या गलती की है। तो उसका बॉस बोलता है देखो तुमने क्या किया है क्या नहीं वो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, बस सीधी सी बात यह है कि तुम्हें कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काम से निकाला जाता है। तो गुल्की बोलती है इस पर सर आप मुझे इस तरह से नौकरी से नहीं निकाल सकते, आपको मुझे रीज़न बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका बॉस बोलता है देखो मिस गुल्की, इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं, किसे मैं काम पे रखूँगा किसे नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। आई बात समझ में, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो और चुपचाप यहाँ से जाओ। तो ऐसा बोल के उसका जो बॉस होता है ना वो वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी गुल्की जो है वो हैरान हो के उस टर्मिनेशन लेटर को ऐसे हाथ में लिए ना देख रही होती है, और उसकी जो कलीग होती है वो भी देख रही होती है, पर उस बेचारी को भी कुछ समझ में नहीं आता। जो हमारी गुल्की होती है वो मायूस सा चेहरा लेके कंपनी से बाहर निकल रही होती है, लेकिन जैसे वो कंपनी से बाहर निकलती है वो देखती है कि थोड़ी दूर पे जो युक्ति है ना उसके सामने खड़ी हुई है। तो उसे देखकर गुल्की जो है उसे देखती रह जाती है, पर उससे वो कुछ कहती नहीं और चुपचाप उसके बगल से वो जा ही रही होती है। तो युक्ति उससे बोलते क्या हुआ,
बॉस ने जॉब से निकाल दिया। तो जैसे ही ऐसा बोलती है ना, तो जो गुल्की है ना उसको गुस्सा आ जाता है। वो पलट कर युक्ति के पास आती है, उससे बोलती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम्हें ना मुझे जॉब से निकलवाया है ना, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी इस हरकत से मैं डर जाऊँगी। गुल्की शर्मा किसी से नहीं डरती, इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लेना। तो ऐसा बोल के जो गुल्की होती है ना वहाँ से जाने लगती है। तभी जो युक्ति है वो अपने चश्मा उतारती है और उससे बोलती है, तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, तुम लोग ना हमेशा जो खो जाता है ना उस पर रोते रहते हो, लेकिन जो मिलने वाला है उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते। यही तो फ़र्क होता है गरीब और अमीर की सोच में। तो गुल्की जो है उसकी ओर पलटती है, उससे बोलती है मतलब? तो उससे बोलती है मतलब ये कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने तुम्हें इस जॉब से क्यों निकलवाया? तो गुल्की बोलती है, इसमें जानने जैसा क्या है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है। मैंने कल जो तुम्हारे साथ किया था ना, तुमने उसका बदला लिया है मुझसे, है ना? तो युक्ति बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मैंने तुम्हारे बॉस से ना तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी थी। वो बोल रहा था कि तुम बहुत ही खुददार हो, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो और काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे यहाँ जॉब करो। मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है और ये ऑफ़र मैं तुम्हें दे रही हूँ, कहो क्या कहती हो? तो उसकी बात सुन के गुल्की उससे बोलती है, पर्सनल सेक्रेटरी, वो भी तुम्हारी? वैसे मैं पूछ सकती हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रही हो मेरे ऊपर? तो युक्ति बोलती है, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जो हर किसी को नहीं मिलता। तो बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? तो गुल्की उससे बोलती है, जवाब जानना है तुम्हें मेरा? तो सुनो, तुम्हारी जैसी घमंडी लड़की के यहाँ काम करना तो दूर की बात, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को लात मारती हूँ। तो ऐसा बोल के गुल्की जो है ना वो जाने लगती है। तब युक्ति उससे बोलती है, रुको। तो गुल्की जो रुक जाती है, तो युक्ति उसके पास आती है और उससे बोलती है, एक बार फिर से सोच लो, ऐसे मौके ज़िंदगी में रोज़ नहीं मिलते। जो ये गुल्की है ना उसकी ओर पलटती है, उससे बोलती है, मुझे ऐसे मौक़ों की ज़रूरत भी नहीं है, आई बात समझ में? तो ऐसा बोल के गुल्की जो है ना वो जाने लगती है, लेकिन तभी एकदम से ना उसकी जो घड़ी होती है ना वो युक्ति के स्कार्फ में फंस जाती है। तो जो गुल्की है ना जब देखती है तो वो अपनी घड़ी को ना उसके स्कार्फ से निकालने की कोशिश करती है, पर उस स्कार्फ को ज़्यादा ही टाइट तरीके से ना उसमें फंस गया हुआ है, तो उलझ गया होता है। तो युक्ति भी जब यही देखती है ना तो उससे बोलती है, ये कैसे फंस गया? तो ये दोनों ना ऐसे हाथ से ना घड़ी को और उस स्कार्फ को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं निकल रहा होता, जिससे ना वो गुल्की जो होती है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। तो वो गुस्से में ना जो युक्ति का स्कार्फ होता है उसको पकड़ के एकदम से खींच देती है, जिसकी वजह से वो स्कार्फ जो होता है वो पूरा फट जाता है। पर गुल्की को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर वहाँ से गुस्से से युक्ति की ओर देखते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जब वो जा रही होती है ना तो युक्ति उसको जाते हुए देखती रहती है और उसको देखते हुए स्माइल करती है और कहती है, वाह क्या बात है, ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो मेरी टक्कर का है, इसको तोड़ने में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। आई लाइक हर एटीट्यूड। तो ऐसा बोल के वो स्माइल करती है और फिर अपने गॉगल्स पहन के ना अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और इधर हमारी जो गुल्की है वो घर आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है, वो सब जगह पता कर रही होती है नौकरी के लिए। तो उसकी माँ जो उसके पास आती है उससे बोलती है, बेटा ऐसे कब तक परेशान बैठी रहेगी, चिंता मत कर, तुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, चल अभी खाना खा ले। तो गुल्की बोलती है, नहीं माँ अभी मुझे बहुत काम करना है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लेती हूँ। तो ऐसा बोल देती है। तो इसी तरह से गुल्की जो है वो नौकरियों के बारे में पता करती रहती है और कई जगह वो इंटरव्यू देने के लिए भी जाती है और ऐसा करते करते उसको 1 हफ्ते से ऊपर हो जाता है, पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। तो एक सुबह वो फिर से इंटरव्यू देने जाती है और उसे एक कंपनी में उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो गुल्की जो वो काफ़ी खुश हो जाती है और जब वो खुश हो रही होती है तभी उस एचआर के पास किसी का कॉल आता है और कॉल कट होते ही वो एचआर जो है वो गुल्की से कहता है, सॉरी बट हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। तो गुल्की बोलती है, क्या? बट सर आपने अभी तो थोड़ी देर पहले कहा ना कि मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ। तो एचआर बोलता है, सॉरी मुझसे गलती होगी, लेकिन आप इस जॉब के काबिल नहीं हैं, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। तो गुल्की होती है, बट सर, तो जो एचआर होता है ना वो गुल्की की जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं ना, फाइल वगैरह, उनको उठा के कहता है, सॉरी बट आप जा सकती हैं। तो गुल्की जो होती है वो हैरान होकर उस एचआर को देख रही होती है और फिर अपनी फ़ाइल वगैरह को उठा के ना वो वहाँ से खड़ी होती है और उसके ऑफिस से बाहर निकल आती है। पर उस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा होता, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। तभी उसके पास ना एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो गुल्की जो है वो परेशान तो होती है बट उस कॉल को रिसीव करती है। तो सामने से युक्ति की ना हंसने की आवाज़ आती है और उससे बोलते, क्या हुआ, मिल गई जॉब, कब से ज्वाइन कर रही हो? तो जो गुल्की है ना वो युक्ति की आवाज़ सुनते ही उसका तो पारा हाई हो जाता है। उससे बोलती, तुम, मुझे लग ही रहा था कि सबके पीछे तुम ही हो, तुम्हें ने उस एचआर को कॉल किया था ना,
आखिर तुम चाहती क्या हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो युक्ति बोलती है मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ मेरे यहाँ जॉब कर लो। तो गुल्की बोलती है तुम्हारे यहाँ जॉब मैं कभी नहीं करूँगी। तो बोलती सोच लो, तुम्हें मेरे यहाँ जॉब करनी है या फिर यूं ही दर दर की ठोकरें खानी है, क्योंकि अब चाहे तुम कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली, इसलिए बोल रही हूँ मेरे पास आ जाओ। तो गुल्की बोलती है तुम्हारे यहाँ जॉब करने से अच्छा है मैं दर दर की ठोकरें खा लूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ मैं जॉब कभी नहीं करूँगी, इस बात को याद रखना। तो ऐसा बोल के गुल्की जो होती है ना वो कॉल कट कर देती है। तो जो युक्ति है ना वो स्माइल करती है, उससे बोलती है कर लो जितनी ज़िद करनी है, जितने हाथ पैर मारने हैं मार लो, लेकिन आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। तो ऐसा बोल के युक्ति जो है ना वो स्माइल करते हुए ना अपने बेड पर लेट जाती है। और इधर जो हमारी गुल्की होती है वो बेचारी पूरा दिन पूरी रात ने उसकी इसी टेंशन में गुजर रही होती है कि वो जॉब कहाँ ढूंढे, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही होती। तो ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हमारी जो युक्ति होती है वो अपने कैबिन में बैठ के अपना काम कर रही होती है। तो काम करते करते उसकी नज़र पड़ती है कंप्यूटर पर, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में बाहर का उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। और वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है गुल्की पर, जो कि उसी की ऑफिस में बैठी होती है, जिसे देख के वो तो एकदम से चौंक जाती है। तभी उसका जो मैनेजर है उसके पास आता है, बोलता है मे आई कम इन मैम। तो युक्ति बोलते हैं कम इन। तो जैसे वो अंदर आता है ना तो उससे बोलता है मैम ये, तो वो ऐसा बोल ही रहा होता है। तब युक्ति उससे बोलती है एक बात बताओ, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? तो बोलता है कौन सी लड़की मैम? तो बोलती ये लड़की। तो ऐसा इशारा करती है। तो वो भी उसको कंप्यूटर में देखता है, बोलता है ये मैम ये वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी, आपने बोला था ना। तो बोलती है इंटरव्यू के लिए, ये लड़की इंटरव्यू के लिए आई है? तो बोलता है हाँ मैम, ये काफ़ी देर से बैठी हुई थी, वो तो मैं आपका वेट कर रहा था कि कब आप बोलेंगी। तो बोलती है तुम एक काम करो, उस लड़की को मेरे कैबिन में भेजो, ठीक है ना, अभी जल्दी भेजो, और बाकी के जितने भी लोग आए हैं उनको मना कर दो, उनसे बोलते हो घर जा सकते हैं। तो मैनेजर बोलता है बट मैम आपने उन लोगों का इंटरव्यू तो लिया नहीं, फिर ऐसे कैसे? तो जो युक्ति है ना वो उस मैनेजर को ना ऐसे गुस्से वाली निगाहों से देखती है। तो बोलती है मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो, जल्दी से इस लड़की को मेरे कैबिन में भेजो, ठीक है ना। तो बोलता है जी मैम। तो ऐसा बोल के जो मैनेजर होता है वहाँ से चला जाता है। तो युक्ति जो है वो गुल्की को स्क्रीन पर देखते हुए स्माइल करती है, उससे बोलती है बड़ा बोल रही थी ना कि मेरे यहाँ जॉब नहीं करोगी, अब कैसे आ गई यहाँ पे? तो थोड़ी देर बाद जो गुल्की है ना वो युक्ति के कैबिन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं आई कम इन मैम। तो युक्ति उससे बोलते हैं कम इन, आओ बैठो। तो जैसा ऐसा बोलती है ना तो गुल्की जो है उसके चेयर पर जाकर ना बैठ जाती है। बट उसे ना युक्ति का फेस नहीं दिखता, बिकॉज उसकी पीठ जो होती है वो गुल्की की तरफ होती है। तो गुल्की जैसे ही बैठती है ना तभी युक्ति जो है उसकी तरफ टर्न करती है, और युक्ति का फेस देखते ही गुल्की तो हैरान रह जाती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और वो गुस्से में बिना कुछ कहे एकदम से ना चेयर से खड़ी होकर ना जाने लगती है। तो युक्ति उससे बोलती है रुको, कहाँ जा रही हो तुम? तो गुल्की बोलती है मैं वापस जा रही हूँ। तो युक्ति बोलती है मुझे पता है कि तुम क्यों जा रही हो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तो गुल्की बोलती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तो ऐसा कह के ना गुल्की जो जाने लगती है तब युक्ति उससे बोलती है मैंने सुना है तुम्हारी बहन को कैंसर है। तो उसकी बात सुनते ही जो गुल्की है वो एकदम से उसके कदम वही रुक जाते हैं। वो टर्न होकर युक्ति की ओर देखती है, उससे बोलती है तुम्हें ये सब कैसे पता? तो युक्ति बोलती है वो फिलहाल ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये सब कैसे पता, ज़रूरी ये है कि तुम्हारी बहन का कैंसर बहुत बढ़ चुका है, लास्ट स्टेज तक पहुँच चुका है। सोच लो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, और मैं कभी भी किसी को यूं ही मौका नहीं देती, तुम बहुत लकी हो। तो युक्ति की बात सुनकर गुल्की उससे बोलती है ओह, इसका मतलब मेरे बारे में पता करके सब कुछ जान के तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। तो युक्ति बोलती है इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसमें फ़ायदा तुम्हारा है। मेरे यहाँ काम करके तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी ना जितनी तुम्हें और के यहाँ काम करके 7 जन्म तक नहीं मिल सकती। सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। तो गुल्की बोलती है मुझे तुम्हारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी मेहरबानियों की। और रही बात मेरी बहन की, मेरी मजबूरी की, तो वो मेरी परेशानी है, मैं देख लूँगी, पर मुझे तुम्हारे यहाँ काम करना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो ऐसा कह के जो गुल्की होती है ना वो ऐसे पीछे की ओर पलट के ना कैबिन से बाहर निकल रही होती है। तभी उसके सामने ना एक लड़की खड़ी होती है, पर जो गुल्की है उस लड़की को एक नज़र देख के ना वहाँ से चली जाती है। और जो लड़की है वो उस गुल्की को जाते हुए देख के ना युक्ति के कैबिन में आती है, उससे बोलती है युक्ति ये सब क्या देख रही हूँ मैं? कौन थी ये लड़की और ये किस तरह से बात कर रही थी तुझसे? मेरा मतलब है कि तुझसे बात करने की हिम्मत किसी की होती नहीं, लोग डरते हैं तुझसे, और ये तुझसे इतनी एटीट्यूड में, इतनी अकड़ में बात कर रही थी, आखिर है क्या चीज़ ये? तो युक्ति बोलते यही तो बात है, इसकी अकड़ ही तो तोड़नी है मुझे। तो बोलती है मतलब? तो बोलती है मतलब ये कि वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो लड़की बोलती है ओह, इसका मतलब ये वही लड़की है जो मतलब तुम्हारी गाड़ी वो सब किया था? तो बोलती है हाँ।
तो बोलती यार इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, मतलब इसने तुम्हारी जॉब को लात मार दी, क्या बात है। तो युक्ति बोलते चिंता मत करो, इसका एटीट्यूड भी मैंने तोड़ा ना, इसकी सारी अकड़ ढीली ना करी तो मेरा नाम ही युक्ति कपूर नहीं। तो उसकी जो दोस्त होती है ना वो युक्ति की ओर देखती है, उससे बोलती है युक्ति अगर वो तेरी जॉब नहीं करना चाहती तो उससे जिद क्यों कर रही है तू, अगर क्या है इसमें ऐसा जो तू उसी को अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहती है, अरे तुझे और लोग मिल जाएंगे, इससे काबिल लोग मिल जाएंगे। तो बोलती है नहीं, मेरी सेक्रेटरी अगर कोई बनेगी तो सिर्फ यही लड़की बनेगी। तो बोलती क्यों। वो जो युक्ति होती है ना वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और ऐसे खड़े खड़े ना स्माइल कर रही होती है, और उसकी जो दोस्त होती है वो अजीब सी निगाहों से ना ऐसे देख रही होती है उसको। तो इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। गुल्की जो वो दर दर भटकती रहती है नौकरी के लिए, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। और एक शाम जो वो जॉब की तलाश करते करते थकी हारी घर पे वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जो है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, और अपनी बेटी को देखती है उससे बोलती है गुल्की बेटा बेटा भी हो। तो बोलती है हाँ क्या हुआ, आप घबरा के रही, आप रो क्यों रही हैं। तो बोलती है बेटा पीयू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो जो गुल्की है ना वो जल्दी से पीयू के पास जाती है, वो देखती है कि पीयू जो बेहोश पड़ी हुई है। तो वो भी बुरी तरह से घबरा जाती है, वही लोग जल्दी से पीयू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराते हैं, वहाँ पे डॉक्टर जो है वो पीयू को देखते हैं, और उसके बाद जो गुल्की है वो डॉक्टर के पास जाती है और उनसे कुछ पूछती है। और उनसे बातचीत करने के बाद ना वो जो वापस आती है तो उसका फेस जो होता है वो उतरा हुआ होता है। तो उसकी माँ जब गुल्की के फेस को उतरा हुआ देखती है उससे बोलती है बेटा क्या हुआ, तू ऐसे मायूसी क्यों खड़ी है, क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने, मुझे बता ना। तो जो गुल्की है ना अपनी माँ की ओर देखती है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू होते हैं। तो उसकी माँ बोलती है बेटा बता ना, मेरा 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 जी बैठा जा रहा है, बता क्या बोला डॉक्टर ने। तो गुल्की जो वो अपनी माँ से कहती है माँ वो डॉक्टर ने कहा कि। तो बोलती क्या। तो बोलती है माँ डॉक्टर कह रहे हैं कि पीयू का अगर इलाज नहीं हुआ तो हमारी पीयू नहीं बचेगी। तो उसकी माँ बोलती है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा कह के उसकी माँ जो होती है वो एकदम से घबरा जाती है और वहीं पे ज़मीन पर ना ऐसे बैठ जाती है और रोने लगती है। तो जो गुल्की है ना अपनी माँ को संभालती है, कहती है माँ संभालिए खुद को, माँ प्लीज़ संभालिए ना खुद को, अगर आप खुद को तोड़ बैठेंगी तो मुझे कौन संभालेगा। तो बोलती है बेटा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जानती है ना हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम पीयू का इलाज करा सकें, उसके इलाज में इतना खर्चा आएगा, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। किस्मत हमें ऐसा भी दिन दिखाएगी, हमने कभी सोचा नहीं था। कि जो अपनी माँ को इस तरह से परेशान और रोता हुआ देखती है तो कहती है माँ चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ ठीक कर दूँगी मैं। तो उसकी माँ बोलती तो कैसे ठीक करेगी बेटा, तेरे पास तो जॉब तक नहीं है, ऊपर से पीयू के इलाज में इतने सारे पैसे लगेंगे, तू कहाँ से लाएगी। तो गुल्की बोलती है माँ चिंता मत करिए, आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना, मैं सब कुछ कर लूँगी, बट मैं आपसे वादा करती हूँ मैं पीयू को कुछ नहीं होने दूँगी। तो उसकी माँ बोलती है बेटा कैसे करेगी तू, कहाँ से करेगी, तू अच्छे से जानती है ना कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करेगा, ना कोई रिश्तेदार ना कोई अपना, हम दुनिया में अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, कहाँ से करेगी तो इतने सारे पैसों का इंतज़ाम। तो गुल्की बोलती है आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ कर लूँगी, आप पहले खुद को संभालिए, चलिए उठिए यहाँ से। तो ऐसा बोल के जो गुल्की है वो अपनी माँ को ऊपर बिठाती है बेंच पे और फिर कुछ सोचने लग जाती है, पर उसका दिमाग जो होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो रहा होता है, उसके समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और ऐसे परेशान होते हुए वो थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से बाहर आती है और अपना फ़ोन निकाल कर उसमें युक्ति का नंबर देखती है, और उसको नंबर को देखते वो पहले तो उसे कॉल करने के लिए उसमें हाथ आगे करती है, बट उसकी उंगलियां वहीं रुक जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके सामने पीयू का चेहरा फिर से घूमता है और वो एकदम से युक्ति को कॉल कर देती है। युक्ति उस वक्त अपने घर में बैठी हुई लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है और गुल्की का नंबर देखती है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कॉल रिसीव करती है और कहती है हेलो। तो गुल्की जो अपने हाथों को पहुँचते उससे कहती है कि हेलो वो मैं बोल रही हूँ। तो युक्ति बोलती है पता है मुझे, बोलो कैसे फ़ोन किया। तो युक्ति बोलती है वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो युक्ति बोलती है अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो गुल्की बोलती है देखो मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा, पर तुम्हें बदले में मुझे मेरी हेल्प करनी होगी। तो युक्ति बोलती है ठीक है मेरे बंगले पे आ जाओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो गुल्की बोलती है हाँ ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा बोल के गुल्की जो होती है वो कॉल कट कर देती है। उसके कॉल कट होते ही जो युक्ति होती है वो एक लंबी सी स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है और वो स्माइल करते हुए
फ़ोन को साइड में रखती है और ऐसे तन के बैठ जाती है जैसे कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इधर जो हमारी गुल्की होती है वो अपने आंसुओं को साफ़ करती है और थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाती है युक्ति के बंगले पे। तो जैसे वो बंगले पे पहुंचती है ना तो जो गार्ड है वो गुल्की को वहीं गेट पे रोक लेता है। तो गुल्की उससे बोलती है देखो मुझे तुम्हारी मैडम ने बुलाया है, तुम चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। तो गार्ड जो है फिर युक्ति को कॉल करता है और पूछता है। तो युक्ति उससे बोलती है हाँ ठीक है, उस लड़की को अंदर भेज दो। तो जो गार्ड है फिर उसको अंदर जाने देता है और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि युक्ति जो है वो अपने रूम में बैठी हुई लैपटॉप पे कुछ काम कर रही है। तो गुल्की जो उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, पर जो युक्ति है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, ना ही कुछ कहती है और काफ़ी देर तक गुल्की ऐसे ही खड़ी रहती है। उससे बोलती है वो तुमने मुझे बुलाया था? तो युक्ति बोलती है हाँ। तो बोलती तुमने मुझे बुलाया था ना? तो युक्ति बोलती है बोलो क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? तो गुल्की बोलती है वो मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 15 लाख रुपए दे सकती हो? तो युक्ति जैसे 15 लाख का नाम सुनती उससे बोलती है 15 लाख? वैसे तुम्हें इतने सारे पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ज़रा बताओगी? तो गुल्की बोलती है वो मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम करोगी? तो युक्ति जो है गुल्की की ओर देखती है और उससे बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, पैसे भी दे दूँगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? I mean 15 लाख कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। तो जब मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो मुझे भी तो बदले में कुछ चाहिए ना। तो बोलो तुम मुझे क्या दे सकती हो, क्या कर सकती हो मेरे लिए? तो गुल्की बोलती देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अगर होता तो आज मैं तुमसे मदद मांगने ना आती, लेकिन तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें सेक्रेटरी की ज़रूरत है और तुमने मुझे ऑफ़र भी की थी वो जॉब, तो मैं वो जॉब करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तुम भले ही मुझे सैलरी मत देना, लेकिन प्लीज़ मुझे 15 लाख रुपए दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो युक्ति जो है वो गुल्की के फेस को देख के स्माइल करती है और उससे बोलती है अच्छे से सोच लो एक बार, और एक बार तुमने मुझे ज्वाइन कर लिया ना तो मैं तुम्हें जो बोलूँगी वो तुम्हें करना होगा और उसके बाद तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। तो गुल्की बोलती ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो युक्ति जो स्माइल करते हुए फिर खड़ी होती है और अपने कबर्ड से एक फ़ाइल निकालती है और उस फाइल को गुल्की की ओर फेंकते उससे बोलती है इस फाइल को अच्छे से पढ़ लो। तो गुल्की बोलती है इसमें क्या है? तो बोलती है इसमें वो काम है जो तुम्हें करने हैं, एक एक काम 2-2 बार पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मुझे बाद में कोई भी बहाना नहीं चाहिए और कोई भी गलती नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो गुल्की है उस फाइल को खोलती है, उसको पढ़ने लग जाती है और जब उस पूरी फाइल को वो पढ़ती है तो उसको देख के वो चौंक जाती है और एकदम से उस फाइल को टेबल पर पटक के कहती है क्या बकवास है ये, क्या लिखा है इस सब में, मैं ये सब काम बिल्कुल नहीं करूँगी। तो युक्ति बोलती है सोच लो, ये तुम्हारा काम है और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें ये काम करना होगा। तो गुल्की बोलती है मैं तुम्हारे काम बिल्कुल नहीं कर सकती और ना ही मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, रखो अपने पैसे अपने पास। तो ऐसा बोल के गुल्की जो है ना वो दरवाज़ा खोलने लगती है, तभी जो युक्ति है उससे बोलती है सोच लो ये गुल्की, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक तुम्हारी बहन की मौत की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता मेरी तरफ आता है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, अपनी अकड़ अपना घमंड ऊपर रखना है कि अपनी बहन की जान बचानी है। तुम्हारी बहन की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसे कुछ भी हो सकता है, समझ रही हो ना, कुछ भी। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो गुल्की जो युक्ति की ओर पलट के देखती है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। तो तभी जो युक्ति होती है वो अपना कबर्ड खोल के उसमें से एक बैग जो वो बाहर निकालती है और उस बैग को गुल्की की ओर फेंकती है। तो गुल्की जैसे उस बैग को देखती है उससे बोलती है इसमें क्या है? तो युक्ति उससे बोलती है इस बैग में इतने पैसे हैं कि तुम्हारी बहन का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन इन पैसों के बदले तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। आज के बाद तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा, मैं तुमसे जो करने को कहूँगी तुम्हें करना होगा, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो गुल्की जो होती है वो ऐसे ही युक्ति को देख रही होती है और फिर एक नज़र उस बैग को देखती है। तभी जो युक्ति है वो कुछ पेपर्स उठाती है और गुल्की की ओर बढ़ाते हुए उससे कहती है कि इन पर साइन करो। गुल्की बोलती है ये सब क्या है? तो बोलती है ये एग्रीमेंट है। गुल्की बोलती है एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? तो युक्ति बोलती है तुम अनपढ़ तो हो नहीं, पढ़ी लिखी हो, लो खुद ही पढ़ लो। तो गुल्की जो एग्रीमेंट को पढ़ने लग जाती है और उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि गुल्की जो है वो उसकी जॉब को बिना उसकी मर्ज़ी के कभी भी छोड़ नहीं सकती, उसे उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे और अगर वो उसकी जॉब को छोड़ना भी चाहे तो उसे बदले में उसको एक हैवी अमाउंट पेनल्टी के तौर पे देना होगा, अगर वो ऐसा भी नहीं करती है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो जो गुल्की होती है पहले तो काफ़ी हैरान रह जाती है, उसकी कुछ में समझ में नहीं आ रहा होता। एक बार तो उसका दिल करता है कि वो उस एग्रीमेंट पे साइन ना करे,
पर अगले ही पल उसकी बहन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ना चाहते हुए भी उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। जैसे उस एग्रीमेंट पर साइन करती है, उससे बोलती है क्या मैं जा सकती हूँ? तो युक्ति बोलती है ऑफ कोर्स। तो ऐसा बोलती है ना, तो जो गुल्की है वो जल्दी से उस बैग को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। और युक्ति उस एग्रीमेंट को उठाकर देखकर स्माइल करती है। और इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाला है। वैसे मेरी ये कहानी अगर आपके दिल को थोड़ी सी भी छूती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना।